रोहित ठाकुर की हवेली के सामने खड़ा डर के मारे कांप रहा था। उन्होंने आधी रात को ही रोहित को हवेली में बुलाया था और उसे आदेश दिया था कि वह अपनी बेटी की शादी रोहित के साथ करना चाहते हैं। रोहित भला उनके काबिल कहाँ था, उस घर का नौकर था। भला ये कैसे हो सकता था? ठाकुर साहब की अमीर और नाजों से पली बेटी के सामने रोहित की कोई हैसियत ही कहाँ थी। ठाकुर की बेटी उनके सामने खड़ी रोए जा रही थी और ठाकुर ने उसके खूबसूरत चेहरे पर कालिक लगा दी थी। वह उसे यही कहते जा रहे थे कि तूने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। काश जिस दिन तू पैदा हुई थी मैं उसी दिन तेरा गला दबाकर मार देता। वह गुस्से में पता नहीं अपनी बेटी को क्या क्या बोले जा रहे थे। फिर उन्होंने अपनी बेटी की शादी हवेली के नौकर रोहित के साथ करके उसको रोहित के हवाले कर दिया और रोहित उसे अपने साथ अपने कच्चे घर में ले आया। एक दिन ठाकुर की बेटी ने एक बात रोहित से कही तो रोहित की तो जैसे जान निकल गई। रोहित के पिता राजेश और माँ सुष्मिता थी। दोनों ही हवेली में नौकरी करते थे। उसकी दो बहनें थीं। रोहित के पिता ठाकुरों की हवेली में नौकरी करते थे और बदले में ठाकुर उनको थोड़े बहुत पैसे देते थे और राशन डलवा दिया करते थे। यूं ही जिंदगी का पहिया चल रहा था। रोहित ने सोच लिया था कि मैं कभी भी इन लोगों की गुलामी नहीं करूँगा, क्योंकि रोहित बचपन से ही यह सब देखता आ रहा था। अब वह बड़ा हो चुका था और उसकी नज़र में ये सब गलत था। उन लोगों ने अपनी ज़मीनों पर रोहित के माता पिता और उनके जैसे बाकी घरों के लोगों को लगभग गुलामों की तरह रखा हुआ था। वह सारा दिन वहाँ पर गधे घोड़ों की तरह काम करते थे और दिन को उन्हें एक समय का खाना दिया जाता था और फिर महीने बाद पैसे दिए जाते थे, जिससे बड़ी मुश्किल के साथ उनका गुजर बसर होता था और ठाकुर खुद फसल से मोटा पैसा कमाते थे। एक दिन रोहित के पिता ने उससे कहा, बेटा मैं चाहता हूँ तुम पढ़ लिख जाओ ताकि फिर तुम्हें हवेली पर मुंशी की नौकरी मिल जाए। रोहित को अपने पिता की यह बात बहुत बुरी लगी थी। हालांकि वह इतना बड़ा भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसके दिल में ये इच्छा थी कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा और अपने माता पिता को यहाँ से दूर ले जाऊंगा। तो रोहित ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं ठाकुरों की हवेली पर जाकर काम कभी भी नहीं करूँगा। उसके पिता ने कहा, बेटा वह अच्छे लोग हैं, वरना कभी तुम दूसरे गांव वालों के साथ रहो तो उनका रूप देखो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हम जन्नत में रह रहे हैं। उस समय रोहित की माँ ने उसे चुप रहने का इशारा किया तो रोहित चुप हो गया और फिर रोहित उठकर वहाँ से बाहर चला गया। रोहित अपने दोस्तों के साथ खेलने जाया करता था और देखता था वहाँ पर ठाकुरों के बच्चे भी खेलने आते थे, लेकिन वह साफ और अच्छे खूबसूरत कपड़ों में होते थे। उनके पास नए नए तरह के खिलौने होते थे, जबकि गरीब लोगों के बच्चे बस वह सब देखते रहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि हम मर भी जाएं तो भी ये खिलौने कभी नहीं खरीद सकते। रोहित का सारा बचपन हसरतों और ख्वाहिशों में ही गुजर गया था। हालांकि दूसरे गांव वालों की तरह उनके गांव का ठाकुर इतना जालिम नहीं था, लेकिन फिर भी रोहित को वह लोग अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि जब वह देखता था कि उसकी माँ सारा दिन हवेली में काम करती रहती हैं और एक दिन जब रोहित अपने पिता के साथ डेरे पर चला गया था, जहाँ पर ठाकुर सारा दिन अपने चेलों के साथ बैठा पिता और उसके जैसे लोग जो वहाँ पर काम करते थे उन पर या तो हुक्म चलाता रहता था या उन्हें दुत्कारता रहता था। रोहित ने अपनी माँ से पूछा, माँ, जब हम पढ़ लिख जाते हैं तो उसके बाद क्या हमारी सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? वह सब हमें मिल जाता है जो हम चाहते हैं? तो उसकी माँ ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। जब तुम पढ़ लिख जाओगे तो फिर तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी और चाहो तो तुम पैसे इकट्ठे करके कोई कारोबार भी कर सकते हो और फिर तुम जो चाहोगे और जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। दुनिया की हर चीज़ तुम्हारे कदमों में होगी। और फिर पता नहीं क्या सोचकर रोहित ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं हवेली में कभी भी नौकरी नहीं करना चाहता, जबकि पिताजी मुझे यही कहते हैं कि जब तुम पढ़ लिख जाओगे तो चाचा की तरह मैं तुम्हें हवेली पर मुंशी रखवा दूंगा। जबकि आप तो जानती हैं कि चाचा के साथ वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता। इसकी वजह शायद यह थी कि रोहित वहाँ पर उन लोगों के साथ होता हुआ बर्ताव देख चुका था, जो सारा दिन उनकी नौकरी चाकरी करते रहते हैं, मगर फिर भी उनका हर पल डांटते और ज़रा ज़रा बातों पर दुत्कारा जाता था। रोहित की माँ ने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया और कहा कि रोहित, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम्हारे पिता को लग रहा है कि अगर हम लोगों ने अपनी औलादों को भी उनकी सेवा के लिए नहीं भेजा तो यह ठाकुरों के साथ विश्वासघात होगा। जबकि इस चीज़ की तुम बिल्कुल चिंता ना करो और तुम अपने पिता को कुछ भी नहीं बताओगे।
तुम चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और उसके बाद जब तुम बहुत अच्छी तरह पढ़ लिख जाओगे तो देखना तुम्हें शहर में ही कोई बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी और फिर तुम वहाँ पर ही छोटा सा घर ले लेना और वहाँ पर ही रहना। तो रोहित ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, मैं वहाँ पर अकेला रहूँगा। लेकिन रोहित कहने लगा, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा। तो रोहित की माँ ने कहा, बेटा यह सब बात की बातें हैं, देखी जाएगी। तुम पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तुम पढ़ लिख जाओगे तो उसके बाद तुम फैसला करना। जबकि रोहित को क्या पता था कि किस्मत और समय उसके लिए कुछ और ही तय किए बैठा है। 10वीं क्लास पास कर लेने के बाद रोहित ने सोचा कि मुझे फ़ौज में नौकरी के लिए एप्लीकेशन देनी चाहिए। उसे फ़ौज में जाने का बड़ा शौक़ था। उनके घर के हालात बहुत ख़राब हो रहे थे क्योंकि अब वह सब बड़े हो गए थे और उनके खर्च भी बढ़ चुके थे। बहनों की शादियां भी करनी थी। जैसे जैसे रोहित की उम्र बढ़ती गई उसकी सोच भी बदलती चली गई। पहले रोहित अच्छे खिलौने लेने के लिए पढ़ना लिखना चाहता था, लेकिन अब वह अच्छी नौकरी पा लेने के लिए पढ़ना चाहता था। रोहित ने एक दिन अपने पिता से कहा कि मैं फ़ौज में भर्ती होना चाहता हूँ, लेकिन उसके पिता ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि बेटा, फ़ौज में तो बहुत बड़े बड़े स्कूलों से जो पढ़कर जाते हैं वही चुने जाते हैं। हम गरीबों के लिए फ़ौज नहीं बनी। लेकिन रोहित अपने दोस्तों से यह बात सुन चुका था कि वहाँ पर सिर्फ मेरिट और काबिलियत देखी जाती है। इसीलिए उसने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि कुछ भी हो जाए वह फ़ौज में ज़रूर जाएगा। उसने सोचा था कि वहाँ पर उसे घर फ़ौज की तरफ से मिल जाएगा, तो फिर उन ठाकरों की हमें चापलूसी नहीं करनी पड़ेगी और उनकी ग़ुलामी से भी उसके माता पिता की जान छूट जाएगी। फिर शहर में कहीं अच्छी जगह पर अपनी बहनों की शादी कर दूंगा। यहाँ तक कि उस समय वह सिर्फ 10वीं पास था, लेकिन वह बहुत कुछ सोच चुका था। शायद इसीलिए कहते हैं कि अकल और समझदारी कभी भी उम्र से नहीं आती, बल्कि यह तो तजुर्बे के साथ आती है। इसीलिए अब रोहित ने एक दिन अपनी माँ से कह दिया कि मैं एक दिन शहर में जाकर टेस्ट देना चाहता हूँ और वहाँ पर नौकरी करना चाहता हूँ। इंसान कुछ और सोच कर बैठा होता है और नसीब तो उसके लिए हमेशा से वही कुछ लेकर बैठा होता है जो पता नहीं कब उसके नसीब में लिखा गया होता है। जब रोहित ने अपनी माँ से इस बारे में बताया कि उसके पिता कभी भी इस बात के लिए मानेंगे नहीं, क्योंकि वह कई दिनों से कह रहे थे कि तुमने 10वीं पास कर ली है और अब तुम हवेली में मुंशिरी करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। मैं सोच रहा हूँ किसी दिन तुम मेरे साथ चलो तो ठाकुर साहब से बात कर लूँ और वह तुम्हें अपने साथ रख लेंगे। हालांकि रोहित अपने पिता की बहुत इज्जत करता था और मुंह पर ही उन्हें इस बात के लिए इनकार नहीं कर सकता था। रोहित की माँ ने कहा, तुम चिंता ना करो, ऐसा करो कि तुम वहाँ पर अपने कागज़ जमा करो। अगर तुम वहाँ पर चुन लिए जाते हो तो मैं तुम्हारे पिता को किसी न किसी तरह मना ही लूँगी, लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो ये हवेली की नौकरी भी जाती रहेगी। रोहित को पता था कि उसकी माँ का बहुत बड़ा सपना था कि रोहित फ़ौज में चला जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर यहाँ पर ही रहा तो जाहिर सी बात है कि सारी ज़िंदगी ठाकुरों की ग़ुलामी करते हुए ही गुजर जाएगी। इसीलिए उन दिनों रोहित के पिता फसलों की कटाई पर ज़मीनों पर चले गए थे और रात में भी वह वहीं रुकते थे। लगभग 1 हफ्ता सब वहाँ पर रुके थे और फिर रोहित के पास बेहतरीन मौका था। वह जाकर फ़ौज में अप्लाई कर सके। उसके बाद उसके पिता शायद उसे इसलिए मना करते थे क्योंकि उनको इस चीज़ का विश्वास था कि फ़ौज में सिर्फ बड़े बड़े स्कूलों से पढ़कर आए हुए बच्चों को ही रखा जाता है। इसीलिए वह नहीं चाहते थे कि रोहित वहाँ पर जाए और जब वह लोग उसको ना रखें तो रोहित का दिल टूट जाएगा। पिता के प्यार का इजहार का तरीका भी बड़ा अजीब है, इसीलिए उन्हें पता नहीं कब से रोहित के आसानी के लिए यह आसान सी नौकरी अपनी तरफ से चुन ली थी। मौका मिलते ही रोहित शहर चला गया। उसके साथ उसका एक दोस्त भी था जिसका बड़ा भाई पहले ही फ़ौज में था, तो उनकी मदद से रोहित ने वहाँ एप्लीकेशन दी। इतना बड़ा ऑफिस और सब कुछ देखकर रोहित को डर सा लग रहा था। यूँ लग रहा था कि जो सपना उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना था, जिसको कबूल करने से भी डर लगता था, आज वहाँ पर खड़ा था तो उसे बहुत डर लग रहा था कि अगर मेरा यह सपना टूट गया तो क्या होगा। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि अगर मेरा चुनाव ना हो सका तो फिर मैं बहुत ज़्यादा टूट जाऊंगा। रोहित बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहा था। उसके सारे कागज़ जमा हो चुके थे, उसके नंबर अच्छे थे, तो उसके दोस्त के भाई ने उससे कहा कि हम दोनों फ़ौज में भर्ती हो जाएंगे। लेकिन रोहित ने यही सोचा था
कि उसका भाई तो हो जाएगा, क्योंकि उसका भाई पहले से ही वहाँ पर है, जबकि अब उसको अपनी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। सारे कागज़ जमा करके रोहित वापस आ गया था। जब वह घर में आया तो उसकी माँ और बहनें बड़ी बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रही थी। उन्हें तो ये लग रहा था कि शायद अभी ही रोहित कोई खुशखबरी लेकर आया होगा। रोहित की माँ ने उससे कहा, क्या हुआ? रोहित ने कहा, उन्होंने कहा है कुछ दिनों बाद वह लेटर भेजेंगे, अगर उनको मैं समझ में आ गया तो ज़रूर भेजेंगे। अब रोज़ ही रोहित की माँ और बहनें उसके लिए बहुत प्रार्थनाएं करती थी और ख़ुद रोहित भी गांव के रास्ते पर बैठ जाता था कि शायद डाकिया आ जाए। और एक दिन डाकिया सचमुच आ गया। रोहित भागकर उसके पास गया और कहा, क्या लाए हो? तो उसने कहा कि यहाँ कोई रोहित नाम का लड़का रहता है, उसके लिए एक लेटर है। जब रोहित ने उस लेटर को खोला तो रोहित की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। रोहित का वहाँ पर सिलेक्शन हो गया था और उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। जब रोहित घर पर आया और अपनी माँ को यह खुशखबरी सुनाई तो सब खुशी से रोने लगे थे। वैसे भी एक गरीब परिवार के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। रोहित की माँ ने सारे मोहल्ले में मीठा बांटा तो रोहित ने अपनी माँ से कहा, आपको इस मामले में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, मैंने मन्नत मांगी थी। रोहित कहने लगा, मुझे आपकी खुशी बहुत अच्छी तरह समझ आ रही है, लेकिन आप यह बात भी तो सोचिए कि अभी पिताजी को कुछ भी पता नहीं है और उनको अगर पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा, वे पता नहीं जाने भी देंगे या नहीं। तो माँ ने कहा कि बेटा, अपने पिता की चिंता ना करो, उनको मैं समझाऊंगी। जब शाम को रोहित के पिता आए तो उनका घर पर सभी के चेहरे खिले खिले नज़र आ रहे थे, लेकिन रोहित काफ़ी परेशान हो गया था कि पता नहीं अब उसके पिता क्या करेंगे। जब उसकी माँ ने पिता को यह बात बताई तो उन्होंने इस बात का विश्वास ही नहीं किया था, बल्कि यही कहा था कि तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। रोहित ने वह लेटर निकाल कर अपने पिता के सामने रखा, लेकिन क्योंकि वह पढ़े लिखे नहीं थे तो वह पढ़ नहीं सके थे। इसीलिए बस उन्होंने ये कह दिया था कि बेटा, मैं तुमसे यही कहता हूँ कि वहाँ पर मत जाओ, क्योंकि वहाँ की नौकरी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तुम्हारी भी वहाँ की नौकरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ तुम्हारी ठाकुरों की हवेली में ही नौकरी की बात की थी। रोहित ने उनके दोनों हाथों को थाम लिया और कहा, मैं जानता हूँ कि आपने मेरे भले के लिए ही किया जो भी कुछ किया, लेकिन क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? उन्होंने फ़ौरन रोहित की तरफ देखा और कहा, कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मुझे तुम पर पूरा यकीन है, बल्कि मुझे तो गर्व भी हो रहा है कि सब लोग कहा करते थे कि फ़ौज में सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे ही रखे जाते हैं, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम बहुत काबिल हो। इसी वजह से तो तुम्हें वहाँ पर सिलेक्शन हो गया है, तो मुझे क्यों गर्व नहीं होगा? लेकिन मैं जानता हूँ कि ये बहुत मुश्किल ट्रेनिंग होती है, क्योंकि हमने आज तक तुम्हें कोई वज़नी चीज़ तक नहीं उठाने दी, तो वहाँ पर कैसे करोगे? रोहित उनकी चिंता अच्छी तरह समझ रहा था, तो उनसे बोला, पिताजी, यहाँ पर रहे तो हमारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी, क्योंकि जितना वह राशन देते हैं उससे बड़ी मुश्किल से गुजर होता है, जबकि मेरे सर पर 2 बहनों की शादी करने की जिम्मेदारी भी है। इसीलिए आप मुझ पर विश्वास रखिए और मुझे वहाँ जाने की अनुमति दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम तैयारी कर लो। और रोहित को इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अपने पिता को मनाना इतना आसान होगा। फिर रोहित के वहाँ पर जाने का दिन भी आ गया। सभी उदास थे, क्योंकि आज से पहले कभी भी रोहित इतना दूर नहीं रहा था और फिर पता नहीं वहाँ से कितने महीनों बाद उसे वापस आने को मिलेगा। रोहित भी खुद काफ़ी उदास था, लेकिन अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि अपने ख्वाबों की मंजिल पर जा रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि वहाँ जाकर उसे क्या मिलने वाला है और यह सपना किस तरह टूटने वाला है। रोहित वहाँ पर चला गया, अपनी आंखों में बहुत सारे सपने सजाए। सोचा था कि बस अब हमारी किस्मत बदल जाएगी। वहाँ पर जाकर बाकी जितने भी टेस्ट हुए वह सारे पास करता चला गया, जो उसके माता पिता और बहनों की दुआओं के नतीजे में संभव हो पाया था। फिर उसके बाद उसकी नौकरी लग गई और पगार भी अच्छी मिलने लगी। रोहित बहुत खुश था। जब पहली तनख्वाह मिली तो वह घर आ गया और अपने घर वालों को जब दी तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हुई। रोहित को अच्छी पगार मिलने लगी थी, इसीलिए अब उसने अपनी माँ से बहनों की शादी के बारे में कहा था। हालांकि रोहित अपनी फैमिली को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि वहाँ पर तुम्हारी बहनों की शादी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा,
जब तुम्हारी शादी होगी तुम अपनी पत्नी को वहाँ पर ही रख लेना, लेकिन अपनी बहनों की शादी तक तुम हमें यहीं पर रहने दो। रोहित को उनके फैसले से कोई आपत्ति नहीं थी। रोहित अपनी नौकरी पर फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करता था और सारे पैसे अपनी माँ को भेज दिया करता था। फिर एक दिन उसकी बहन का कहीं से रिश्ता आ गया तो उसकी माँ ने रोहित से कहा कि आकर तुम भी लड़का देख लो, और इस तरह सबको रिश्ता पसंद आ गया और रोहित की बहन की बात वहाँ पर पक्की हो गई। इत्तेफाक से उनका दूसरा बेटा भी था तो दूसरे के लिए भी रोहित की दूसरी बहन पसंद आ गई और इस तरह से दोनों बहनों की वहाँ पर शादी पक्की कर दी गई। जिंदगी यूं ही बहुत खूबसूरती के साथ गुजर रही थी और फिर लगभग 1.5 साल गुजर गया। रोहित की दोनों बहनों का दहेज लगभग पूरा हो चुका था। फिर रोहित की दोनों बहनों की शादी बहुत अच्छे से धूमधाम से हो गई थी। रोहित बहुत खुशी महसूस कर रहा था कि उसने अपने पिता का बोझ बांट लिया और यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी थी। रोहित इस पर बहुत ज़्यादा खुश था। एक बार वह घर गया तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, मैं चाहती हूँ अब तुम्हारी भी शादी कर दी जाए। तो उसने कहा कि माँ, मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि बेटा, हम भी बूढ़े हो चले हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम अपने हाथों से तुम्हारे सर पर सेहरा सजाएं। रोहित कहने लगा, माँ, आपकी इच्छा मैं भी पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि हम बचपन से ही इस कच्चे मकान में रहते आए हैं। एक बार आप दोनों या तो मेरे साथ चलो या फिर मैं यह घर अच्छी तरह से दोबारा से बनवा दूं। उसके बाद आप जहाँ चाहे मेरी शादी कर देना। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि हर माँ की तरह उसकी माँ का भी अरमान था, वह सपना था कि बेटे की जल्दी ही शादी कर दी जाए। लेकिन उन दिनों कुछ और ही किस्मत रोहित के लिए तय करके बैठी हुई थी कि उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। रोहित के लिए पिता की मौत एक बहुत बड़ा सदमा था। उसके पिता उनके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। अचानक सिर से पिता का साया उठ जाने से रोहित के घर में उदासी और वीरानी छा गई थी। हालांकि रोहित की बहनें अभी अपने पिता के दुख में अपनी माँ के साथ थीं, लेकिन फिर भी अब एक समस्या थी कि जब बहनें चली जाएंगी तो रोहित की माँ घर पर बिल्कुल अकेली हो जाएगी। इसीलिए रोहित ने कहा कि वह अपनी नौकरी छोड़ देगा। उसकी यह बात सुनकर उसकी माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, सुख दुख हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और हमें हमेशा दुख की घड़ी से लड़ना ही पड़ता है। तुम्हारी नौकरी पर जाना बहुत ज़रूरी है, तुम चले जाओ, मैं यहाँ पर रह लूँगी। लेकिन रोहित ने इनकार कर दिया और कहा कि माँ, आपको अकेला यहाँ पर नहीं छोड़कर जाऊँगा। उनका अपना गांव है तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन फिर भी माँ के लिए वह बहुत ज़्यादा परेशान था। लेकिन उसकी माँ ने उसे विश्वास दिलाया था तो वापस अपनी ड्यूटी पर चला गया। लेकिन उसे लगातार उनकी चिंता लगी रही। उसने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर मैं एक क्वार्टर ले लूँ। इसीलिए उसने एक एप्लीकेशन दी थी और फिर उसकी बहनें उधर माँ का बहुत ख्याल रख रही थी। कुछ दिनों एक बहन आकर माँ के पास रहती थी, कुछ दिनों के लिए दूसरी बहन आकर रह जाती थी। इस तरह सब मिलकर एक दूसरे की परेशानी बांट रहे थे। लेकिन समय के साथ परेशानियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर अचानक ही उसकी माँ की लगभग पिता के 6 महीने के बाद मौत हो गई। जब यह खबर रोहित को मिली तो उस पर जैसे क़यामत टूट गई थी। पिता की जुदाई तो इसलिए भी सह गया था कि माँ है, लेकिन माँ की जुदाई सहना बहुत मुश्किल हो गया था। ज़िंदगी उसके लिए एकदम से बहुत सारे इम्तहान ले आई थी, क्योंकि उनके जाने के बाद उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और जब वह नौकरी पर जा रहा था तो अचानक ही उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। उसके पाँव में चोट लगी थी, उसकी वजह से उसे सही तरीके से चला नहीं जा रहा था और फिर उसे वहाँ से निकाल दिया गया। इस बात का उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था कि उसका सपना टूट गया था, लेकिन फिर भी उसने सोचकर अपने दिल को ढाढ़स बंधाया कि इसमें भी उसके लिए कुछ बेहतर ही होगा। फिर उसने गांव वापस आने ही सही समझा। उसकी बहनें रोहित के लिए बहुत परेशान थी तो रोहित ने कहा, चिंता ना करो, पिताजी यही चाहते थे कि मैं हवेली पर नौकरी कर लूँ तो मैं वहाँ पर ही चला जाऊँगा। तो बहनों ने कहा कि खाने पीने का क्या करोगे? तो रोहित ने कहा, मैं फ़ौज से होकर आया हूँ, मुझे हर चीज़ पकाना आती है। अगले दिन जाकर जब रोहित ने ठाकुर साहब से अपने बारे में बात की तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी हवेली में ड्राइवर की कमी है, और उन्होंने वहाँ पर रोहित को ड्राइवर रख लिया क्योंकि उनको किसी भी समय कहीं भी जाने की ज़रूरत पड़ जाती थी। इसीलिए उन्होंने रोहित को हवेली में ही एक कमरा दिया था जो नौकरों का था। अब खाने पीने की टेंशन भी ख़त्म हो गई थी। रोहित की बहनें भी अब बेफिक्र हो गई थी
ठाकुरों की एक बेटी को अक्सर रोहित को कहीं ले जाना होता था, लेकिन रोहित को ऐसा लगता था कि उसका किसी के साथ कोई मामला है। एक दिन रोहित ने उसे कार में बैठे हुए मोबाइल पर बात करते हुए सुना था और वह किसी के साथ भागने की योजनाएं बना रही थी। यह सुनकर रोहित की तो जैसे जान निकल गई थी, लेकिन रोहित ने उसे एहसास ना होने दिया कि उसने सब कुछ सुन लिया है। हवेली की एक नौकरानी को वह जानता था, तो रोहित ने उस नौकरानी से यह सारी बात बताई कि ठाकुर साहब की बेटी आज किसी से मिलने गई थी और भागने की योजना बना रही है। उस नौकरानी ने किसी तरह से ये बात ठाकुर के कानों तक पहुंचा दी। रोहित डर भी रहा था कि बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है, कहीं ये मेरे ही गले ना पड़ जाए। लेकिन फिर उसने सोचा कि मैंने ठाकुर साहब के साथ अपनी वफादारी निभाई है। उनकी बेटी श्रेया को पसंद करने लगा था, लेकिन अगले दिन ठाकुर साहब ने रोहित को अपने पास बुलाया। जब रोहित वहां पहुंचा तो ठाकुर साहब बड़े गुस्से में लग रहे थे। रोहित तो डर के मारे कांप रहा था और चुपचाप उनके सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया था। फिर ठाकुर साहब ने रोहित से कहा, मैंने अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ करने का फैसला कर लिया है। यह सुनकर रोहित को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह चौंक कर ठाकुर साहब की तरफ देख रहा था, तो उन्होंने कहा, क्या तुम्हें इस बात से कोई आपत्ति है? रोहित उनको क्या बताता कि उसकी तो मुराद ही पूरी हो गई और फिर उन्होंने अपनी बेटी श्रेया का उसके साथ विवाह कर दिया था। जब रोहित की बहनों ने कहा कि वह तो बहुत अच्छी है और हम बहुत खुश हैं कि तुम्हारी इतनी अच्छी जगह शादी हो रही है। रोहित भी तो बहुत सुंदर था। गांव की सारी लड़कियां उस पर मरा करती थी और ठाकुरों की हवेली में उसकी सुंदरता और कद काठी की बराबरी करने वाला कोई भी न था। वह किसी ठाकुर से कम नहीं दिखता था। ठाकुर ने अपनी बेटी की एक ना सुनी थी और ज़बरदस्ती उसकी विदाई हवेली से कर दी और रोहित को कहा कि यह यहाँ पर कभी भी वापस ना आए। वह श्रेया को लेकर अपने कच्चे घर में आ गया था और दिल में सोच रहा था कि बेचारे के साथ ज्यादती हो गई। वह हर समय रोती रहती थी और जितना वह पहले जिद्दी थी, शादी के बाद नहीं रही थी। उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं थी। एक दिन रोहित रात को सोने के लिए लेटा तो श्रेया उसके पास आकर बोली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। रोहित ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, हाँ कहो। तो जो बात उसने कही वह सुनकर रोहित पर आसमान टूट पड़ा। इतना बड़ा धोखा हुआ इस बेचारी के साथ। उसने कहा कि मैं किसी के साथ भागने वाली नहीं थी, बल्कि मेरे चाचा की बेटी यह सब करना चाहती थी और मैं उसको रोकने के लिए ये सारी योजना बना रही थी। मैं उसको पिताजी से मिलवाना भी चाहती थी। उस रोज़ मैं उसी को लेने हवेली गई थी तो मेरे साथ यह सब हो गया। यह सुनकर रोहित के सर पर आसमान टूट पड़ा था कि यह सारा कुछ मेरी वजह से हुआ था। मैंने ही बात को समझने में भूल कर दी। उसने कहा कि मेरे पिताजी मेरी एक बात नहीं सुनी थी। रोहित का सर शर्मिंदगी के साथ झुक गया था, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पिता के पास जाकर एक एक सच्चाई उनको बता कर आओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सारी ज़िंदगी मेरे पिता को इस बात का दुख रहे कि मैं शायद उनको धोखा दे रही थी। तो रोहित ने उससे वादा किया कि मैं जाकर ठाकुर साहब को ये सारा कुछ बताऊँगा। मैं जानता हूँ कि वह मुझे माफ़ कर देंगे। और अगले दिन रोहित ठाकुर साहब को सब कुछ सच सच बताया तो दुख से उनका रंग पीला पड़ गया था और कहने लगे, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई, वह भी अपनी बेटी को समझने में। मुझे पता था कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो गया था कि मैंने उस पर यकीन ही नहीं किया। फिर वह रोहित के घर आए और अपनी बेटी से माफ़ी मांगी। तो उसने अपने पिता से यही कहा कि नसीब में मेरे लिए रोहित जैसा अच्छा इंसान आना था। मैं आपके फैसले से खुश हूँ। मैं बस यही चाहती थी कि आप सब सच जान लें। ठाकुर साहब दोनों को वापस हवेली में ले गए थे, तो श्रेया की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह रोहित से सारी बात सच सच बता दे, क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं दुखी होकर रोहित उससे नाराज़ ही ना हो जाए। तो एक दिन श्रेया ने उसे खुद ही कहकर हैरान कर दिया कि रोहित, तुम ये बात मुझे बता भी तो सकते थे कि यह बात पिताजी को तुमने ही बताई है। तो रोहित दंग रह गया और कहा, तुम्हें किसने बताया? तो कहने लगी, अब जाहिर सी बात है कि तुम्हारे सामने ही मैंने सारी प्लानिंग की थी और जो तुमने सुना वैसा ही सुना था। मुझे पता था कि मेरे पिता वैसे भी मेरी शादी तुमसे नहीं करेंगे और इसी वजह से मैंने ये सारा खेल रचाया था। और रोहित उसकी बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगा, तो वह हंस पड़ी और कहने लगी, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। और फिर वह दोनों हंस पड़े थे और किस्मत के इस मिलन पर हैरान हुए थे। जब रोहित को फौज से निकाला गया था तो वह दुखी होने के साथ साथ हमेशा यही सोचता था
कि न जाने किस्मत ने उसके लिए कुछ और अच्छा लिखा है, इसीलिए ये सब हुआ है। आज उसको यह बात समझ आ गई थी। और आप लोग भी बताएं कि रोहित की ज़िंदगी की कहानी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और फिर मिलेंगे ऐसी ही अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।